हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का डे 9 है और इस डे 9 में हम आपको क्या कर रहे हैं, UPHJS पार्ट 2 का प्रश्न संख्या 63 से लेके 80 तक एक्सप्लेन करेंगे। ये 63 से लेके 80 तक प्रश्न यहाँ पर आपके पास हैं, उन सब का एक्सप्लेनेशन देंगे और एक प्रश्न से संबंधित सारे विकल्पों का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर हमें लगेगा कि और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है वो भी देंगे। तो कम से कम हम आपको 80 से लेकर 100 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देते हैं। कम से कम 100 पॉइंट क्लियर करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। सबसे पहले हम अब पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोगों का, देखें कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन, देख लीजिए, ये इस तरह से बड़ा कर लीजिए। A statement under section 164 of Code of Criminal Procedure may be recorded by। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज किया जा सकता है। किसके द्वारा? ऑप्शन दिए हैं, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, उपरोक्त सभी अधिकारियों द्वारा। तो सबसे पहले तो हम इसका उत्तर आपको बता दें। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन सही है कि एक न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा। अब इसके एक्सप्लेनेशन हमने दिए हुए हैं, उनमें हमने आंसर को डिटेल्ड में बताया है। जैसा कि हमने बताया, सारे ऑप्शंस को भी लेकर चलते हैं। तो आपके पास एक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 है, जिसमें बताया गया है संस्वीकृतियों और अवलिखित कथन को कोई मजिस्ट्रेट, जो महानगर मजिस्ट्रेट है या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अवलिखित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन अवलिखित कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। कब कर सकता है ये भी पूछा जाता है, किस सेक्शन में करता है ये भी पूछा जाता है। तो इससे संबंधित कम से कम आपके 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 64 पर। द टर्म अनलॉफुल असेंबली मीन्स, विधि विरुद्ध जमाओं से अभिप्राय क्या है? सब लोग जानते हैं विधि विरुद्ध जमा विधि विरुद्ध जमाओं के लिए जो आपकी भारतीय दंड संहिता है उसमें बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में बताया गया है, पूरी डिटेल पढ़ाई गई है कि कम से कम 5 लोग होना चाहिए और उनका समान या सामान्य उद्देश्य होना चाहिए अपराध करने का। तो सिर्फ 2 चीज़ें ये आपको ऑप्शन सी में मिल रही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। पहले में 5 लोग हैं या इससे अधिक लोग हैं का जमाव बताया गया है, मगर उनका वहाँ पर सामान्य उद्देश्य मिसिंग है। दूसरे में 5 या अधिक व्यक्तियों का घातक हथियारों का एक साथ, इसमें भी सामान्य उद्देश्य की बात नहीं है। डी में अपराध कारित करने के समान आशय लिख दिया है, उद्देश्य की जगह समान आशय आ जाता है आपका धारा 34 IPC में। सामान्य उद्देश्य के साथ अगर 5 या अधिक लोगों का विधि विरुद्ध जमाव है अपराध करने के आशय से, तो वो होता है विधि विरुद्ध जमाव, जो कि भारतीय दंड संहिता की 141 में परिभाषित है। हमने अपने नोट्स में लिख दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार विधि विरुद्ध जमाव से अभिप्राय अपराध कारित करने के सामान्य उद्देश्य से 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव है। और इन नोट्स में आप देखेंगे कि हमने आर लिख रखा है किसी में, हम हालांकि पहले भी बता चुके हैं। ये सारे जहां आर लिखा है वो आप पाएंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो 2018 का पार्ट 1 पेपर था उससे रिपीट कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे ध्यान से, अगर देखें तो कम से कम अगर सारे ऑप्शंस की आप व्याख्या सही से पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 10-12 प्रश्न अगले क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। मतलब एक पेपर करेंगे तो अगला पेपर के 10-12 क्वेश्चन आपको पिछले पेपर से मिलते हैं। इस तरह से अगर आप 10 क्वेश्चन पेपर लगा लेते हैं जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो आपको पूरा UPHJS का पेपर जो अब 2023 में होगा वो पूरा आपको पेपर मिलेगा हमारे नोट से। कोई भी प्रश्न नहीं छूटना है, मगर डिटेल स्टडी करिए, जैसा हम बता रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 65 में। 65 कहती है 65, इन इंडियन पीनल कोड द प्रोनाउन
ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर। भारतीय दंड संहिता में पुल्लिंग वाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं। पुल्लिंग के दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुल्लिंग का मेनली जो होते हैं पुरुष से संबंधित होते हैं, मगर आईपीसी में जहाँ पर भी वो शब्द इस्तेमाल हुआ है तो वो चाहे नर हो या नारी हो, दोनों के लिए यूज हुआ है। और ये बात आपको बताई गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 8 में। हमने अपने एक्सप्लेनेशन में हर बात लिख दी है, क्योंकि ज़्यादा समय का वीडियो बन जाता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहे हैं जिससे आपका समय बचे, आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। कहने का मतलब है 65 धारा में 65 वाले 65 क्वेश्चन में हमने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 8 के अनुसार पुल्लिंग वाचक शब्द ही, जो कि वो होता है जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाइए क्वेश्चन संख्या 66 में 66 में मेंस रिया हैज नो प्लेस व्हाइल डिटरमिनिंग पेनल लायबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दिस स्टेटमेंट इज, पहली या तो परक्राम्य लिखित अधिनियम, ये क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की हिंदी है। 1881 की धारा 138 के अधीन दांडिक प्रावधान दांडिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करने में आपराधिक मना स्थिति का कोई स्थान नहीं है। ये कथन सही है या गलत है? ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नेगोशिएबल एक्ट, जो ये आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, पराक्रम में लिखित अधिनियम है, इसमें मेंस रिया या आपराधिक मना स्थिति की कोई जगह नहीं है। कोई ये आपको साबित नहीं करना है कि अपराधी की जो अपराध हुआ है उसको करने का अपराधी का आशय था या नहीं था, ये साबित करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट NIA एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 67 में आप आ जाइए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑर्डर्ड वेयर। संविदा की निर्दिष्ट पालन का आदेश दिया जा सकता है जहां, कहाँ दिया जा सकता है समझ लें। पहला ऑप्शन है, किए जाने वाले कार्य के अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्वान ना हो। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर किया जा सकता है। दूसरी बात देखें, धन के रूप में प्रकरण यथा योग्य निर्दोष हो, नहीं किया जाएगा कि अगर धन दिया जा सकता है तो धन दे के न्यायालय उसको बरी करेगा, ना कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार उसको रिलीफ देगा। सी ऑप्शन क्या है? संविदा जिसके पालन में ऐसा सशक्त कर्तव्य का पालन अंतर्विलित हो जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण ना कर सके, नहीं हो सकता। यहाँ संविदा अपनी प्रकृति से ही पर्यवस्य हो, नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है। हालांकि ये भी ऑप्शन जो है, जो स्पेसिफिक एक्ट अधिनियम की धारा 10 थी उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ था। अब चूंकि धारा 10 को अंतः स्थापित कर दिया गया है, इसलिए ये जो धारा 10 है इसको अंतः स्थापित कर दिया गया, इसमें परिवर्तन हुआ है बहुत बड़ा। तो अब ये पॉइंट एज इट इज आपके वेयर एक्ट में उपलब्ध नहीं है। हालांकि हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, उत्तर नंबर 67 के एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, उसमें लिखा है उस संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का आदेश दिया जा सकता है जिस या जहां किए जाने वाले कार्य के अपालन द्वारा कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्वान ना हो। उसको ब्रैकेट में भी लिख दिया है। हालांकि अब ये संशोधन द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। हालांकि इन सारे ऑप्शंस के हिसाब से ये ऑप्शन ठीक है। अब आ जाइए आप लोग प्रश्न संख्या 68 पर। 68 क्या कह रही है? अ पार्टनरशिप फर्म इज, एक भागीदारी फर्म है, क्या है? अपने भागीदारों से अलग एक विधिक इकाई, नहीं भाई। एक स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व, नहीं। अपने भागीदारों का विकर्ता, नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। डी सही है। क्यों डी सही है? क्योंकि भागीदारी फर्म जो होती है वो कोई अलग विधिक इकाई नहीं है। और दूसरा पॉइंट है विधिक व्यक्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि फर्म जो विधिक व्यक्तित्व होते हैं वो उनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फर्म का रजिस्टर्ड होना ऑप्शनल है, इसलिए विधिक व्यक्ति भी नहीं है और अपने भागीदारों की अभिकर्ता भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है। हालांकि हमने अपने उत्तर में लिख दिया है ऑप्शन, इसमें ऑप्शन डी सही है। 68 का हमने उत्तर में लिख दिया है। भागीदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार भागीदारी केवल एक सामूहिक नाम है जो इसे बनाने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है।
ठीक, जो सारे लोग मिलकर एक काम करते हैं सामूहिक रूप से, उसको जो नाम देते हैं वो फर्म होता है। इसलिए ये इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई भी सही नहीं है। जैसा कि हमने बताया था प्रश्न संख्या 67 का सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन बन रहा था वो ए बन रहा था, ये हमने बता दिया, एक्सप्लेन कर चुके हैं। 69 पे आ जाइए आप। 69 प्रश्न क्या कह रहा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 1882 की अधिनियम 1882 की धारा 105 के मद्देनजर स्थावर संपत्ति का पट्टा एक अंतरण है। जो पट्टा होता है वो हम आपको बता दें कि संपत्ति को अंतरित करने का, आपको भी पता होगा, संपत्ति अंतरित नहीं होती बल्कि संपत्ति के जो उपयोग होता है उसके अधिकार का, जो आपको संपत्ति उपयोग करने का अधिकार मिला है उसका अंतरण है, पहली बात। और उस अंतरण के बदले में आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल के रूप में कुछ ना कुछ धन देना होता है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ऑप्शन देखें जिसमें किसी दी गई कीमत या दिए जाने के वचन अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा अथवा किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के प्रतिफल पर उस संपत्ति के उपयोग के अधिकार का अंतरण हो। यही परिभाषा है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार संपत्ति का पट्टे की परिभाषा है, जो कि धारा 105 में दी गई है। हमने अपने उत्तर में भी इसको एज इट इज लिख दिया है कि संपत्ति को उपयोग करने के लिए आप कोई वचन दें या तो वचन दे रहे होंगे प्रतिफल के रूप में कि हम इसको उपयोग कर लेंगे, इसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे, फसलों का कुछ अंश देंगे या कोई ऐसी मूल्यवान चीज़ देंगे या इनके बदले में हम आपकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा कोई अगर वचन दे रहे हैं या ऐसी कीमत को चुका रहे हैं तो ये सारा का सारा अंतरण जो आपको अधिकार करने का मिला है संपत्ति को, वो क्या कहलाएगा, पट्टा कहलाता है। ठीक, इसकी परिभाषा को धारा 105 में दिया गया है। बाकी ऑप्शन भी देख ले, जिसमें उधार दिए गए धन के संदाय को प्रतिभूत करने के लिए प्रयोजन से निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण। ये आप जान रहे होंगे कि अगर उधार देने के रूप में प्रतिभूत कर रहे हैं किसी स्थावर संपत्ति को तो ये कहलाता है बंधक, जो कि धारा 58 में बताया गया है संपत्ति अंतरण की। जिसमें दी गई कीमत या दिए जाने के वचन के प्रतिफल में स्वामित्व का अंतरण हो, ये संपत्ति का अंतरण कहलाता है। संपत्ति जब अंतरित कर रहे होते तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 में आपको बताया गया है संपत्ति का अंतरण कैसे होता है। एक सेकेंड, ऑप्शन डी को भी देख लें, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकली, जिसमें निश्चित स्थावर संपत्ति का स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना अंतरण हो। तो प्रतिफल के बिना अगर आप अंतरण कर रहे हैं तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122, 122 में दान की परिभाषा है और 123 में दान कैसे किया जाएगा, अंतरण कैसे किया जाएगा दान का, वो बताया गया। तो ये जो डी ऑप्शन है ये दान से संबंधित है, दान करते हैं बिना प्रतिफल के आप किसी संपत्ति का। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 70 में। क्या करिए प्रश्न संख्या 70, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी। तो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 है। उत्तर बता दें सबसे पहले हम आपको, तो 141 में बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय की विधि है वो पूरे भारत में लागू होगी। हमने लिखा है अपने नोट्स में, संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी। इसमें और भी ऑप्शंस हैं, ये हमने अपना उत्तर लिख दिया है। इसके अलावा भी हम आपको ऑप्शंस बता दें, 141 में बताया गया है आपके लिए जो ऑप्शन और 141 तो हो ही गया, जो आबद्धकार होगी पूरे भारत पर। अनुच्छेद 139 का यहाँ पर आया है, 139 का में कुछ मामलों का अंतरण करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। शक्तियाँ दी गई हैं उच्चतम न्यायालय को
मामले का अंतरण करने के लिए धारा अनुच्छेद 139A में 140 अनुच्छेद क्या कह रहा है? 140 अनुच्छेद कहता है उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में बताता है, और 142 में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों वगैरह का इनको कहाँ किस तरह से प्रख्यापित किया जाएगा या किस तरह से प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। तो मेनली ये ऊपर के 3 ऑप्शन जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आप लोगों का टाइम बहुत किल हो जाता है, इसलिए आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं। इसीलिए हम इंग्लिश का मैटर बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ खुद पढ़ लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले, थोड़ा सा हमारा समय बच जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 71 देख ले। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए नियुक्त कमिश्नर नहीं कर सकता। सीआरपीसी का जो ऑर्डर 18 है उसमें आप क्या करते हैं, एक कमिश्नर को नियुक्त करते हैं, और वो कमिश्नर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता ये हमने अपने उत्तर में बहुत डिटेल्ड पढ़ा दिया है। अपना उत्तर लिख दिया हमने कि हमने उत्तर में लिख दिया है सीपीसी की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा की आदेश 18 नियम 4(2) के अंतर्गत जो आप कमिश्नर साक्ष्य अभिलिखित करने जो कमिश्नर नियुक्ति किया है आपने, वो साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है कब? जो कि प्रति परीक्षा या पुनः परीक्षा में के लिए नियुक्त कमिश्नर साक्षी की पुनः परीक्षा एवं साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाए गए किसी आक्षेप का निर्णय नहीं कर सकता। मतलब जो कमिश्नर आप नियुक्त करते हैं आदेश 18 नियम 4(2) के अंतर्गत, वो कमिश्नर क्या कर सकता है, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रति परीक्षा हो, उस सब में जो साक्ष्य दिए गए हैं उन साक्ष्य को अभिलिखित कर सकता है, मगर उन साक्ष्य के आधार पर किन्हीं प्रश्नों को अवधारित करे या आक्षेपों का निर्णय दे सके, ऐसी शक्ति उस कमिश्नर को नहीं है जो आपने नियुक्त किया हुआ है। फिर आप आ जाइए प्रश्न संख्या 72 पे। डोमिनेंट हेरिटेज अंडर द ईजमेंट एक्ट 1882 मीन्स सुखाचार अधिनियम 1882 के अधीन अधिष्ठायी संपत्ति से अभिप्रेत है। अधिष्ठायी संपत्ति से ऑप्शन दिए गए हैं, वो भूमि जिसके फायदाप्रद उपयोग के लिए अधिकार विद्यमान है, या वो भूमि जिस पर भार अधिरोपित है, या ए और बी, या ना ही ए ना ही बी। तो ए और बी में ही ऑप्शन हम देखें तो हमने अपने उत्तर में लिख भी दिया है 72 में कि सुखाचार अधिनियम की धारा 4 के अनुसार वो भूमि जिसका फायदाप्रद उपयोग करने के लिए अधिकार विद्यमान हो, अगर आपको अधिकार प्राप्त है तो ऐसी भूमि क्या कहलाएगी, अधिष्ठायी संपत्ति कहलाएगी, और उसका स्वामी जो होगा वो अधिष्ठायी स्वामी होगा। इसी धारा में आगे बताया गया है कि वो भूमि जिस पर भार अधिरोपित होता है, अगर भार अधिरोपित है, अधिकार विद्यमान नहीं है तो भार अधिरोपित है, तो ऐसी संपत्ति अनुसेवी संपत्ति कहलाती है, और उसका स्वामी जो होता है अनुसेवी स्वामी कहलाता है। तो ऑप्शन ए में जो है वो अधिष्ठायी संपत्ति का एक्सप्लेनेशन है, और ऑप्शन बी में अनुसेवी संपत्ति का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए 2 पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर पॉइंट में आपको 2 या 3 जैसे सबसे पहले हम धारा बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में धारा भी पूछी जाती है, ठीक। तो पहला उत्तर आपका हो जाता है धारा से संबंधित, एक पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो कम से कम हर प्रश्न में आपको 3 या 4 या 5 ऑप्शंस या 5 उत्तर मिल जाते हैं। इसीलिए इस समय को आप ज़्यादा ना समझें कि आधा घंटा हमारा खर्च हो रहा है, पौन घंटा खर्च हो रहा है, 1 घंटा खर्च हो रहा है। अगर हम 1 घंटा आपका लेते हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपको करके देते हैं। 20-30 मिनट लेंगे तो थोड़े क्वेश्चंस आपके कम सॉल्व हो पाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप पूरा डिटेल समझ लें, पूरा इस पेपर को, इन पेपर्स को लगाने के बाद आपको प्री में और कुछ तैयारी ना करना पड़े। जो मेंस की सीरीज़ हम चला रहे हैं उस मेंस की सीरीज़ में आप जुड़ जाएं और मेंस क्लियर कर लें। तो प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करा रहे हैं, इसीलिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का हमने नंबर भी दे रखा है नीचे आपको, जो हम हैंड रिटन नोट्स लिखते हैं उसमें हम अपना नंबर दे देते हैं 9450770672। उस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए
और अगर कोई भी असुविधा हो रही है तो हम उस असुविधा को भी आपको दूर कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम को। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या, कहाँ तक चले गए थे हम लोग, 72 हो गया, 73 पे आ जाइए। क्या हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 में एक विधिमान्य था? दत्तक पिता या दत्तक माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द किया जा सकता है? कैन प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो दत्तक दिया गया है, क्या उसको कोई भी दत्तक माता हो या दत्तक पिता हो या कोई व्यक्ति हो, क्या वो उस दत्तक को क्या रद्द कर सकता है? तो किसी हाल में नहीं कर सकता। इसका उत्तर नहीं है, और इसका उत्तर हमने आपको अपने ऑप्शंस में जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसमें डिटेल्ड पढ़ा दिया है कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार एक विधिमान दत्तक पिता या दत्तक माता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता। तो आपको पता लगा कि रद्द नहीं किया जा सकता है, किस धारा में बताया गया, किस अधिनियम में बताया गया, हर चीज़ आपको हमने क्लियर कर दी। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 74 पर। एक लोक सेवक का दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद बा को क्षतिकारित करने के आशय से करता है। आ द्वारा किया गया अपराध। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, रिपीट भी कर देते हैं इस प्रश्न को कई बार। तो हम आपको बता दें पहली बात कि जो भारतीय दंड संहिता की धारा 167 है उसमें बताया गया है कि लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है तो उसका अपराध क्या है? संज्ञेय है, जमानतीय है, किंतु तथा अशमनीय है। तो यहाँ पर आपको जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो सी मिल रहा है कि अशमनीय अपराध है, क्योंकि वो संज्ञेय है, असंज्ञेय नहीं है, और संज्ञेय के साथ साथ जमानती है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी सही है कि वो जैसा कि हमने बताया था अभी अपने उत्तर में कि अशमनीय है। तो अशमनीय अपराध वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 75 में आ जाइए। निम्न में से किस मामले में धारा 499 व धारा 500 भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं ये भारतीय दंड संहिता की संवैधानिकता की पुष्टि की गई है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडिंग केस था सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ MLJ। तो ये जो केस था हमने अपने उत्तर में लिख दिया भारतीय दंड संहिता की भारतीय सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 का केस था। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया कि धारा 499 व धारा 500 भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं वो संवैधानिक है, इस बात की पुष्टि कर दी थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। मगर इसमें एक केस और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज 2005। ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है और ये डॉक्टर की लापरवाही से संबंधित केस है। पूछा जाता है इस केस को भी कि ये जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज का केस जो है वो किससे संबंधित है? तो डॉक्टर की उपेक्षा से संबंधित ये वाद है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 76 पर। क्या कर रही है? न्यायालय अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के पश्चात सहायक अभियोजन को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है। तो अगर ऐसी अनुमति दे देता है और अभियुक्त किया जाएगा, तो अगर अभियुक्त को क्या किया जाए? अभियोजन वापस ले लिया जाए। बात को समझ लीजिए। पहली बात तो ये हमने अपने उत्तर में लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन कि जो अभियोजन वापस लेने की बात है वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 221 के अनुसार है। उसमें आप अभियोजन को वापस लेते हैं, दो तरीके से लेते हैं, या तो स्वप्रेरणा से लोक अभियोजक ले सकता है या न्यायालय की अनुमति से लोक अभियोजक ही सिर्फ केस को वापस ले सकता है। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से केस को वापस लेता है, अभियोजन को वापस लेता है, कब वापस ले रहा है? कि साक्ष्य होने के पश्चात। तो साक्ष्य होने के पश्चात का मतलब है आरोप विवेचित कर दिए गए हैं, और अगर आरोप विवेचित कर दिए जाते हैं और उसके बाद अभियोजन वापस लिया जाता है तो अभियुक्त दोष मुक्त होता है। और अगर आरोप विवेचित करने से पहले मामला या अभियोजन वापस लिया जाता है तो अभियुक्त क्या होता है? दोष उन्मोचित होता है। कहने का मतलब हुआ
क्योंकि इसमें साक्ष्य प्रारंभ हो चुके हैं। साक्ष्य प्रारंभ होने का मतलब अभियोजन आरोप विरचित हो चुका है, इसलिए अभियुक्त दोष मुक्त होगा। अगर ये साक्ष्य पर मामला ना पहुंचा होता, आरोप विरचित ना किए जाते तो उन्मोचित कर दिया जाता। और इस धारा में कहीं भी रिहा या और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसको आप ध्यान रखें। हमने पूरा मामला लिख दिया है कि दंड प्रक्रिया, ये पूरा बता दिया है। सहायक लोक अभियोजक को अगर वो वापस लेता है तो अनुमति देता है तो अभियुक्त जो होगा वो दोष मुक्त कर दिया जाएगा। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 77 में। धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 है, इसमें जो भोगी गई निरोध की अवधि होती है उसको उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। तो जो कौन सी अवधि को मुजरा किया जाता है उस अवधि के बारे में पूछा गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं ये। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम में भोगी गई निरोध की अवधि नहीं। उस मामले के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि, ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखें, सदृश मामले में विचारण व अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि, उपरोक्त सभी। इसमें सबसे मेन बात है उपरोक्त सभी उत्तर नहीं है, ये गलत टिक किया हुआ है। बात को समझ लें बिल्कुल क्लियर कि जो हमने इसको इसीलिए एक्सप्लेनेशन में अपने उत्तर में लिखा है, बहुत कायदे से इसको देख लें, समझ लें कि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जहां अभियुक्त व्यक्ति दोष सिद्धि के ब्रैकेट में लिख दिया है, जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है, वो दोष सिद्धि जो कारावास के संदाय में व्यतिक्रम के बाद दी जाती है, कारावास दिया जाता है, वो उसका मुजरा नहीं होता है। पहली बात जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, ये जो कारावास में जो आप जुर्माना नहीं देते हैं तो अगर व्यतिक्रम करते हैं तो न्यायालय अतिरिक्त कारावास देता है, उसका मुजरा नहीं किया जाता है, पहली बात तो। फिर उसके आगे लिखा है वहाँ उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। अब आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम होने से अलग के अतिरिक्त जो कारावास आपने भुगता है, अन्वेषण के दौरान हो या किसी भी मामले में अन्वेषण के दौरान हो या अन्वेषण से पहले या बाद, किसी भी वक्त कारावास आपने भुगता हो, कारागार में आप रहे हो, तो उस अवधि को क्या किया जाता है, मुजरा किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन इसका बी सही है और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 78 पर आ जाइए। 78वां प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए टिक पे ना जाइएगा, टिक पे देख के अगर आप आंसर करेंगे तो सारे आंसर गलत कर देंगे, इसीलिए हमारे एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमने हर उत्तर का एक्सप्लेनेशन दिया है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करिए और सिर्फ पीडीएफ वीडियो बिना देखे भी पीडीएफ से आप मैटर को तैयार कर सकते हैं। मगर आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा, आप हर हाल में आधा एक घंटा दें। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा मैटर 30-32 मिनट में जो 20 क्वेश्चन हैं वो दे दिया करें, क्योंकि पहले हम 40-50 मिनट भी लगा रहे थे, कोई वीडियो 1 घंटे का भी बना रहे थे, जिसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि आप लोगों का फ़ायदा तभी है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाए आपको मैटर, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। शॉर्टकट में आप फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। मगर चूँकि आपके पास टाइम का अभाव है, इसलिए हम वीडियो को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा मैटर देते हुए वीडियो छोटा कर लें। आपके पास फिर भी समय नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर वीडियो में आपको पीडीएफ मिलेगा, जैसे आप वीडियो चलाएंगे मोर लिख के आएगा, मोर को टच करिएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लगे हुए हैं जिसमें ये पूरे मैटर है, आपके पास क्वेश्चंस भी हैं। ये ओरिजिनल पेपर हम दे रहे हैं, 2018 का पार्ट 2 HJS का पेपर है ये। और ये सिर्फ HJS वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप यूपी PCSJ का भी इम्तिहान दे रहे हैं या किसी भी PCSJ का इम्तिहान दे रहे हैं या APO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम्स में मिल जाते हैं।
UPHJS की के साथ साथ आप और भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। तो इन वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, देखिए और मैटर को डाउनलोड करके, PDF को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी को अपने पास रखिए, अपने हाथ में रखिए, फिर बात को समझिए हमारी आपको। और अगर उसके बाद भी कोई असुविधा हो रही तो हमारे नंबर 9450770672 पर कांटेक्ट करिए और हमसे कम्युनिकेट कर लीजिए। जो भी प्रॉब्लम है हम आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे, मगर इस मैटर को आप हर व्यक्ति को शेयर करिए, अधिकतम लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आजकल आप सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमें एनर्जी मिल सके कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी मेहनत वसूल हो रही है। फिर आ जाएंगे आप 77 के बाद क्वेश्चन संख्या 78 पर, जो अभी हमने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है, मृत्युकालिक कथन प्रस्तावित करने वाले डॉक्टर का परीक्षण नहीं होने से मृत्युकालिक कथन के साक्षिक मूल पर हमेशा प्रभाव नहीं पड़ता। सही बात है, आपको गलत बताना है जो सही नहीं है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, हस्ताक्षर करने में असमर्थ पढ़े लिखे कथनकर्ता द्वारा मृत्युकालिक कथन पर हस्ताक्षर नहीं करने से मृत्युकालिक कथन की सत्यशीलता संदेहपद नहीं हो जाती। बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन देख लें, जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। बिल्कुल गलत बात है, चाहे रिश्तेदार हों या ना हो, अगर मृत्युकालिक कथन है तो उसको कोई उसकी सुसंगतता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है ये उत्तर के हिसाब से सही है। और अगर धारा 32 के अनुसार देखा जाए, ये जो एविडेंस एक्ट की धारा 32 है उसके अनुसार गलत है, इसलिए ही ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिलिखित कथन का मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। बिल्कुल माना जा सकता है। कुछ कुछ कथनों में FIR में जो कथन किए गए थे मृतक द्वारा वो मृत्युकालिक कथन मान लिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, उत्तर हमने आपको व्याख्या दे दी उत्तर नंबर 78 की। ये कथन सही नहीं है कि जब मृत्युकालिक कथन के दौरान कथनकर्ता के रिश्तेदार मौजूद हों तो मृत्युकालिक कथन सुसंगत नहीं होगा। ये कथन सही नहीं है और ऐसा व्याख्या की गई है धारा 32 एविडेंस एक्ट में। ये हमने ब्रैकेट में लिख दी है धारा 32। आखिरी प्रश्न पर आ जाइए, ये हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80, साझेदारों के मध्य हुई संविदा के अध्ययन क्या होगा? साझेदारी फर्म विघटित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किन किन हालातों में जो भागीदारी फर्म है वो विघटित हो सकती है, ये आपको भागीदारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार बताया है कि आकस्मिक कंडीशंस में किन हालात में फर्म को विघटित किया जा सकता है या फर्म विघटित हो सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। हालांकि उसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं, अभी हम बता देते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। पहली बात, उन बातों के बारे में जो विवादित कहाँ पहुँच गए, ऑप्शन ए 80 का देखें। यदि वो फर्म किन किन मामलों में विघटित हो जाएगी। पहला ऑप्शन है, यदि वो किसी नियत अवधि के लिए गठित की गई हो तो उस अवधि के अवसान पर। बिल्कुल सही है, गठित की गई है किसी अवधि के लिए और अवधि का अवसान हो जा रहा है तो फर्म विघटित हो जाएगी। दूसरी बात, यदि वो एक या अधिक प्रोग्रामों या उपक्रमों को चलाने के लिए या प्रोग्रामों को चलाने के लिए गठित की गई हो तो उसके या उनके पूर्ण हो जाने पर। यस, बिल्कुल, अगर वो पूर्ण हो गए तो फर्म विघटित हो जाएगी। तीसरी बात, किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर। बिल्कुल सही है, अगर भागीदार की मृत्यु हो जाती है तब भी फर्म विघटित हो जाएगी। तो ये उपरोक्त सभी सही हैं। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है कि भागीदारी अधिनियम की धारा 42 के अनुसार तीनों ऊपर वाले ये तो सही सही हैं। एक और भी आधार बताया गया है कि किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने पर भी फर्म विघटित हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर आकस्मिक कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस जो धारा 42 में बताई गई हैं वो 4 कंडीशंस हैं, 3 ये और एक अगर दिवालिया निर्णीत किया जाता है किसी भागीदार को तो भी फर्म विघटित हो जाएगी। इस तरह से ये कंप्लीट मैटर हमने आपको दिया है, जो कि प्रश्न संख्या हम लेकर चले थे 63 से। ठीक, हम अब आपको इस तरह से तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम करीब 30-35 मिनट में ही आपके 20 क्वेश्चंस को क्लियर करा दें, जिससे आपका समय थोड़ा बच सके। बेहतर तरीका यही है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, कि इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। PDF अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमसे संपर्क कर लीजिए। हालांकि जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं मोर लिख के आता है, मोर लिख के आने के बाद क्या करते हैं आप
उसको टच कर देते हैं। टच करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये वीडियो खुल जाता है और पीडीएफ आपके सामने आ जाता है। उस पीडीएफ पे टच कर दीजिए, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अपने हाथ में रखिए और प्रिंट आउट जब आपके हाथ में होगा तो इस सारे प्रश्नों को आप कायदे से देख पाएंगे। हमारे वीडियो को सुनते रहिए। जब आपको एक बार मामला समझ में आ जाए, ये हर मामला समझ में आ जाता है, फिर वीडियो को फिर एक दो बार रिपीट होने दीजिए, चलने दीजिए, तो वो बात आपकी उसी दिन याद हो जाएगी अच्छे से। ये सारे के सारे हमने हैंड रिटन नोट्स हर प्रश्न के उत्तर के को एक्सप्लेन करने के मकसद से दिए हुए हैं, इसलिए इनको डाउनलोड करके फिर पढ़ाई करिए। आज डे 9 है। डे 10 पे आपका ये जो 2018 का UPHJS का पेपर है ये कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिन में हम पूरा पेपर आपको करके दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके साथ ही साथ जो लोग सिर्फ PDF डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ PDF डाउनलोड करके अगर वीडियो देखने का लिए आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ PDF डाउनलोड कर लीजिए और मैटर को तैयार कर लीजिए। वैसे उससे आपको पूरा क्लियर समझ में नहीं आएगा। ऑप्शंस जब आप क्लियर कट ऐसे जैसे हम समझा रहे हैं, 30-35 मिनट की बात है, मैक्सिमम 30 से लेकर 40 मिनट का अब हम वीडियो बनाएंगे और उस 30-40 मिनट में कम से कम आपको हम 20 क्वेश्चंस इसके और 20 के साथ कम से कम 4-5 एक्सप्लेनेशन, कम से कम 80 से लेकर 100 प्रश्नों का उत्तर देंगे जो आपके मेंस के लिए पर्याप्त होंगे, मेंस प्री के लिए पर्याप्त होंगे। और प्री के साथ साथ हम मेंस की भी सीरीज़ चला रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लें। और प्री जहाँ तक है आपका सितंबर में हो जाएगा। UPHJS की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। ये मैटर आप सारे साथियों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।